जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और रूस के बीच में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि राष्ट्रपति पुतिन के बयान के बाद से रक्षा सहयोग बढ़ते नजर आएंगे और खबरें भी वैसे ही सामने आ रही हैं। रूस अब सिर्फ भारत को अपना नया विमान SU-57D बेचना नहीं चाहता, बल्कि वो ये भी चाहता है कि भारत में किसी भी प्रकार से हम SU-57 के मैन्युफैक्चरिंग हब को स्टैब्लिश करें। इसके पीछे के कुछ बड़े कारण भी हैं। रूस आखिरकार चाहता है कि भारत SU-57 विमान का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो फिर भारत की कंपनियां न केवल भारतीय वायुसेना के लिए, बल्कि रूस और दुनिया के अन्य देशों के लिए भी SU-57 जेट्स के पार्ट और विमान बनाने में भागीदारी कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि रूस अचानक भारत को इतनी बड़ी भूमिका क्यों देना चाहता है, और भारतीय वायुसेना इस प्रस्ताव को किस नज़र से फिलहाल देख रही है, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या इससे भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार रूस भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख रहा है जो केवल फाइटर जेट खरीदने तक सीमित नहीं है। रूस चाहता है कि भारत में SU-57 के लिए व्यापक स्तर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट्स प्रोडक्शन, सप्लाई चेन डेवलपमेंट किया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि एक औद्योगिक साझेदार बनाना चाहता है। अब रूस की योजना काफी हद तक SU-30 MKI कार्यक्रम जैसी नजर आती है। जब भारत ने सुखोई 30 MKI को अपनाया था, तब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने लाइसेंस के तहत इन विमानों का निर्माण कार्य शुरू किया था, और समय के साथ हजारों भारतीय इंजीनियर प्रशिक्षित हुए, सैकड़ों भारतीय कंपनियां सप्लाई चेन का हिस्सा बनी, और भारत ने बड़े स्तर पर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करी। सुखोई 30 MKI कार्यक्रम को भारत और रूस के बीच में रक्षा सहयोग की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक माना जाता है। अब रूस चाहता है कि इसी परियोजना का आधार लेकर हम आगे बढ़ें और SU-57 के साथ भी कुछ ऐसा ही मॉडल अपनाया जाए। अब रूस को आखिरकार हमारी इतनी ज़रूरत पड़ क्यों रही है, और ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखिए, SU-57 का सबसे आधुनिक जो स्टेल्थ फाइटर वेरिएंट है वो डी है, जिसको हम ट्विन सीट वेरिएंट भी कहते हैं। और इसके उत्पादन की गति अभी अपेक्षाकृत काफ़ी सीमित मानी जा रही है, क्योंकि रूस काफ़ी हद तक ये चाहता है कि जब तक कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर ना मिले, हम इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन अगर हम चुनौतियों की बात करें, तो रूस सिर्फ SU-57D नहीं, बल्कि पूरे SU-57 विमानों के साथ कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहली चुनौती है उत्पादन की क्षमता। SU-57 का बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जिसकी शुरुआत में उम्मीद करी गई थी। दूसरा, सप्लाई चेन की चुनौतियां। कई महत्वपूर्ण घटकों या कंपोनेंट्स की आप बात कर लें, इनकी उपलब्धता और उत्पादन श्रृंखला को मजबूत करने की जरूरत है। तीसरा, लागत को कम करना। अगर उत्पादन संख्या बढ़ती है तो प्रति विमान लागत कम हो सकती है। और निर्यात बाजार की बात करें, तो रूस भविष्य में SU-57 को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अधिक देशों को बेचना चाहता है। खासकर रूस का टारगेट वो देश हैं जो महंगे अमेरिकी फाइटर जेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए अब ऑप्शन के तौर पर SU-57 उनके सामने रखा जाएगा। अब भारत जैसे बड़े औद्योगिक आधार वाले देश की भागीदारी इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में रूस की काफी मदद कर सकती है। तो भारत को यहाँ पर ऑफर क्या क्या किया जा रहा है, रूस कैसे भारत को अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, आइए वो समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केवल प्रस्ताव असेंबली लाइन तक सीमित नहीं हो सकता। भारत को कुछ बड़े अवसर भी मिल सकते हैं, जैसे कि एयरफ्रेम का निर्माण, कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, सब सिस्टम उत्पादन, मेंटेनेंस और सपोर्ट की सुविधाएं, और निर्यात के लिए पार्ट्स की सप्लाई। इसका मतलब ये है कि भारतीय उद्योग SU-57 के वैश्विक उत्पादन नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, और भारतीय वायुसेना भी कुछ ऐसा ही चाहती है। यहाँ पर कहानी थोड़ी दिलचस्प है। अगर हम सोर्सेस की बात माने, तो भारतीय वायुसेना की तत्काल आवश्यकता बहुत बड़ी संख्या में SU-57 खरीदने की नहीं दिखती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय वायुसेना फिलहाल 2 से 3 स्क्वाड्रन या मैक्सिमम 50 से 57 जेट्स जो हैं, यही खरीदने की है। और इस अधिग्रहण पर अगर भविष्य में सब कुछ सही रहा, तो इंडियन एयरफोर्स विचार कर सकती है। इन विमानों का उद्देश्य तेजी से मौजूद जो क्षमता है, उसके अंतर को कम करना होगा। अब रूस की सोच हमसे थोड़ी अलग है। रूस का मानना है कि अगर भारत केवल 36 से 54 विमान ही खरीदेगा, तो भारत में बड़ी उत्पादन लाइन स्थापित करना आर्थिक रूप से उनके लिए ना तो फीजिबल होगा, ना उचित होगा। इसीलिए रूस चाहता है कि भारत कम से कम 100 SU-57 विमानों की डील पे हस्ताक्षर करे,
और इनके उत्पादन और निर्माण के कार्यक्रम में शामिल हो। अब इतनी बड़ी संख्या होने पर लागत कम होगी, उत्पादन लाइन व्यावहारिक बनेगी और भारतीय उद्योग को लंबी अवधि तक काम मिलेगा और सप्लाई चेन विकसित होगी। और अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो भारतीय एरोस्पेस उद्योग काफ़ी हद तक प्रॉफिट में जा सकता है। अब भारतीय इंजीनियर्स को भी इसका काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा और वो लाभ तकनीकी लाभ के रूप में देखने को मिलेगा। इंडियन इंजीनियर्स को आधुनिक लड़ाकू विमान निर्माण तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जी हाँ, इससे हजारों नए उच्च कौशल रोजगार पैदा हो सकते हैं और निर्यात का अवसर भी मिलेगा। भारतीय कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती हैं और देश में रक्षा विनिर्माण का स्तर और बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्या होगा। देखिए, भारत इस समय अपने महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी फाइटर जेट होगा। अगर भारत SU-57 के बड़े उत्पादन कार्यक्रम में शामिल होता है तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि संसाधनों का बंटवारा हो सकता है, इंजीनियरिंग क्षमता प्रभावित हो सकती है और निवेश पर दबाव बन सकता है। हालांकि ये हम मान सकते हैं कि दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का ये भी तर्क है कि SU-57 निर्माण से मिलने वाला अनुभव एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकास में मदद कर सकता है। यानी पूरी तरीके से इस बात पर यह निर्भर करेगा कि भारत दोनों परियोजनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाता है। अब यहाँ पर आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो ये है कि क्या भारत इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, क्योंकि रूस चाहे जो भी ऑफर करे, अंतिम जो निर्णय है वो तो भारत का ही होगा। देखिए, भारत इन कोई भी निर्णय लेने से पहले फिलहाल अभी बहुत बड़ा मूल्यांकन करेगा और ये मूल्यांकन होगा पहले तो कॉस्ट का यानी लागत का, दूसरा होगा तकनीकी हस्तांतरण का स्तर यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का लेवल क्या है, ये भारत इवेलुएट करेगा। उसके बाद जो प्रोडक्शन राइट्स है इनको इवेलुएट करेगा, एक्सपोर्ट राइट हैं इनको इवेलुएट करेगा, एमका पर इफेक्ट क्या है ये देखा जाएगा और लॉन्ग टर्म में इसका रणनीतिक लाभ क्या है भारत इसको भी देखेगा। और अगर रूस वास्तव में व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार होता है तो ये भारत के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बन सकता है। और औद्योगिक प्राथमिकताओं को अगर हम ध्यान में रखें तो ये निर्णय भारत के लिए कुछ हद तक एक समाधान के रूप में तो देखा भी जा सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने में अभी कम से कम 1 दशक का समय है और जब तक ये विमान नहीं आता तब तक भारत SU-57 को एक समाधान के रूप में देख सकता है। तो कुल मिलाकर रूस भारत को SU-57 का केवल ग्राहक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक साझेदार बनाना चाहता है। रूस की योजना भारत को SU-57 की वैश्विक सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में शामिल करने की है। हालांकि भारतीय वायुसेना की सीमित जरूरतें और भारत का स्वदेशी एम का कार्यक्रम इस प्रस्ताव को जटिल बना सकते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या हमें यह विमान लेना चाहिए या हमें एमका पर ही केंद्रित रहना चाहिए? आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।